सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ आप तक आने का प्रयास करता हूं और कुछ न कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो आप तक पहुंचाई जा सके, खास तौर पर चाहे क्षेत्र के मुद्दे हों या फिर पारस्परिकता से अगर देखा जाए तो हमारे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जैसा आपने देखा होगा 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद अब 2024 का इलेक्शन यानी कि लोकसभा का चुनाव जो कि एक महासंग्राम के रूप में देखा जाएगा। लेकिन इस बार होने वाले चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं पर जनता के मन में, जनप्रतिनिधियों के मन में और जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे, क्योंकि पार्टियों ने अभी तक तय तवादा नहीं किया कि कौन प्रत्याशी होगा, ना भारतीय जनता पार्टी ने और ना कांग्रेस ने। अभी सिर्फ और सिर्फ दावेदारी का दौर चल रहा है और अप्रैल मई में जो है तो इलेक्शन होने हैं। लेकिन इसके साथ वास्तविकता के आधार पर अगर देखा जाए तो चाहे हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें या फिर किसी भी जिला पंचायत क्षेत्र की बात करें, जनपद सदस्य, तो ये तमाम क्षेत्रों में जो गतिविधियां बनी हुई है, देखा जाता है कई वर्षों से जो स्थितियां बनी हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती। तो आज हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य सावित्री सिंह जी हैं। सावित्री सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उमरिया जिले में लगभग आप कई वर्षों से यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, तो क्या आप लोग कितना इस क्षेत्र को समझ पाए हैं? मैं सबसे पहले इसको जानना चाहूँगा। पहले मैं आप सभी को नमस्कार। उमरिया जिला में मैं 94-95 से लगातार पंचायती राज व्यवस्था के तौर पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ जमीन स्तर पे। और मेरा परिचय एक छोटे से गांव से है। मेरे गांव का नाम चरगमा है, ग्राम पंचायत, तहसील नवरोजाबाद, जिला उमरिया मैं निवासी हूँ। और लगातार मैं जनता के बीच में छोटी मोटी मुद्दाओं को लेकर हमेशा जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है और काम कर रही हूँ। अभी मुझे 2008 में भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद 2016 में उपचुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी बनाई। दुर्भाग्यवश अपने पक्ष में नहीं आए रिजल्ट, कुछ कारणवश कुछ वोटों से हमने पीछे रह गए। और 2023 में फिर से मुझे अभी विधानसभा की प्रत्याशी के रूप में मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उमरिया बांधवगढ़ विधानसभा से बनाई थी, जिसमें इसमें भी पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारा बांधवगढ़ विधानसभा भी पीछे रह गया है। ये तो ठीक है मैडम। देखिए क्या है कि ये सारी जो है तो तैयारियों के आधार पर था कि चलिए चुनाव लड़ना है, इलेक्शन मोमेंट जो है तो कुछ डिफरेंशियल हो सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम बात करें क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, तो चाहे आपका कोई भी विभाग हो, आप स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा की बात कर लें, इसका आपका जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं और भी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर ग्राम पंचायतों की स्थितियाँ हम देख सकते हैं। इनमें कितना सुधार आया? मैंने जब से पंचायती राज व्यवस्था में हूँ तब से देख रही हूँ। भले हमारी कांग्रेस की सरकार कुछ क्षण के लिए थी, पर बाकी टाइम तो भाजपा का ही यहाँ कब्जा था। और लगातार हमारे यहाँ भाजपा के सांसद और विधायक हमेशा बांधवगढ़ विधानसभा उमरिया जिला में काबिज थे। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे बांधवगढ़ विधानसभा उमरिया जिला में अभी ऐसे आज की स्थिति में ऐसे कोई उद्योग धंधे नहीं है कि हम पलायन को रोक सकें। हमारे जो यहाँ सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल है भी तो उसमें गाइड करने वाले कोई ढंग के नहीं है और टीचर नहीं है, वहाँ देख रेख करने वाले नहीं। बहुत सी ऐसी असुविधा है जो मैं देख रही हूँ कि आज भी लगता है कि हम लोग 60 साल 70 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायतों में जाके दूरांचल के गांव को जाके देखेंगे तो आज भी मूलभूत सुविधा कहीं नजर धरातल में दिखाई ही नहीं देती है। हमने तो विधानसभा चुनाव के दौरान अभी एक एक गांव का हमने भ्रमण किया, दौरा किया, और उन गांवों में ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना शिक्षा है। कोई ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है आज की हाल परिवेश में देखा जाए तो हम क्या माने कि विकास हुआ है। बहुत सी सुविधा है जो हमारे जनता के बीच में अभी भी अछूते हैं उन योजनाओं से शासन की। दिखावे में कागज में दौड़ रही है फाइलें, लेकिन जमीन में नहीं है, अभी भी नहीं मिल पा रही है सुविधा। क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या भाई हम किसे जिम्मेदार मान ले, किसे हम दोषी ठहरा दें इस व्यवस्था के लिए? इस व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार पदों में हम उनको दोषी ठहराते हैं। पहले तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है जो सम्मानित पदों में विराजमान है, जैसे कि सांसद जी हैं, विधायक जी है, उनको देखना चाहिए। इसके बाद प्रशासन को देखना चाहिए। जिम्मेदार के पद में बैठे हैं तो उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं, उन लोगों को सुविधा दें। हम ये नहीं कहते कि हमारी कांग्रेस आएगी तभी करेगी, हम उनके लोग अगर बैठे हैं तो वो सुविधा को पहुंचाएं वहां तक।
लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? सुनने में आया कि आप जो है तो लोकसभा के लिए कहीं न कहीं पर प्रस्तावित हो रही हैं। देखिए, हमारी जो संसदीय लोकसभा शहडोल क्षेत्र आदिवासी है और आदिवासी होने के नाते हम लोग एक शहडोल संसदीय क्षेत्र के वोटर भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं और जनता भी है। उस हिसाब से हमारा फर्ज बनता है कि हम आदिवासी हैं। अब आदिवासी होने के नाते हमने उम्मीदवारी की है यहाँ से। देखिए लेकिन शहडोल संभाग की अगर हम बात करें तो शहडोल संभाग एक यहाँ पर से जो है तो आदिवासी सीटों में से होती, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है और 8 विधानसभा यहाँ पर होती। उन 8 विधानसभा सीटों को देखें, उस पूरे क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, गतिविधियाँ उतनी अच्छी नहीं होती हैं। अब जैसे 5 साल के लिए अगर सांसद महोदय कार्यकाल की बात की जाए, हिमाद्री सिंह जी सांसद थी यहाँ पर, तो क्या पूरे इस 5 साल के दौरान आप लोगों ने क्या महसूस किया कि वास्तविकता के तौर पर कितने अच्छे और बेहतर काम हुए होंगे यहाँ पर? अब हम लोग उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको कि हम देख सके और कह सके, बता सके कि सांसद महोदय के द्वारा या तो हमारी और जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा कुछ काम हुआ है। तो ऐसी कोई गतिविधियां यहाँ अपने उमरिया जिला में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना शहडोल संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे पलायन को रोकने की बात है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री आज तक लगी नहीं है। एक थर्मल पावर प्लांट संजय गांधी विद्युत ताप केंद्र ये है और जयताहरी का आप मोजर बियर है। उसके अलावा कौन सा यहाँ स्थापित धंधे हैं जो लोगों को रोजगार हम दे सकें और जो अशिक्षित है, बिना पढ़े लिखे जो हमारे कामगार मजदूर है उनको हम काम दे सके, पलायन रोक सके। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो शिक्षा के लिए ऐसे कोई हमारी यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और कम संसाधन में मिल सके। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए मुझे लगता है कभी कभी जैसे कि आप लोगों को महसूस होती होगी ये बात कि अगर हम इन क्षेत्रों में रह रहे हैं तो क्या कभी यहाँ पर के प्रशासनिक अमले को या फिर यहाँ पर के जो मूलभूत जनप्रतिनिधि के रूप में थे, चाहे मीना सिंह की हम बात करें, कोई भी रहा, तो एक आंकड़े हमें निकालने चाहिए थे कि हमारे इन क्षेत्रों से कितने आईएएस निकल रहे हैं या कितने प्रशासनिक विभाग की जो भर्तियां आती थी उनमें कितने लोग गए होंगे। क्या आप लोगों को भी कुछ आइडियोलॉजी होता है इस पर कि हमारे क्षेत्र से जो तो कितने ऐसे नौजवान बच्चे रहे होंगे जो आर्मी में गए हों या पुलिस विभाग में हों या वगैरह वगैरह किसी भी तरह की भर्तियों में? देखिए, हमारे यहाँ के बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं और न पहुँचने के कारण हमारे यहाँ के लोगों का समर्थन न मिलना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको बढ़ावा देना। शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको बढ़ावा देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अपने क्षेत्र के, अपने जिले के बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और जो भी आर्थिक संभव मदद होनी चाहिए वो करनी चाहिए ऊपर स्तर पे। इसके साथ देखिए अभी हाल फिलहाल जैसे देश भर में जो है तो एक बात चल रही है वोटिंग सिस्टम को लेकर के कि इलेक्शन का जो मोमेंट है, इलेक्शन होने किस तरह से चाहिए और इलेक्शन का बेस क्या होना चाहिए। तो जिसमें खास तौर पर जैसे अभी ईवीएम को लेकर के तमाम कई सारी बातें सामने आ रही हैं, तो क्या इस बात को लेकर के आप भी मानते हैं कि ईवीएम में जो है तो छेड़खानी की जा सकती है या फिर ईवीएम की वजह से जो है तो इस तरह के परिणाम आए विधानसभा 2023 का जो इलेक्शन हुआ? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि ईवीएम में छेड़खानी होती है और ईवीएम को हटाने की मुहिम होनी चाहिए। हम तो ईवीएम के खुले विरोध कर रहे हैं और ईवीएम को हटा के और मतपत्र से ही चुनाव होना। अगर मान लीजिए मतपत्र से होगा तो क्या होगा फिर, थोड़ा सा ये भी बताएं। मतपत्र से चुनाव होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम में शंका है और हम इसको शंके के दृष्टि से देखते हैं कि ईवीएम में हमेशा छेड़खानी होती है। सॉफ्टवेयर का काम है, इसमें चिप का काम होता है, इसमें हैकिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको किनारे किया जाए। जब जनता नहीं चाह रही है तो आप मतपत्र से करवाइए। आगामी लोकसभा को लेकर के किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं? क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस कमेटी का जो सिस्टम चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पर कैंडिडेट्स तो होंगे, लेकिन अभी एक तरफ देश में 3 मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, सनातन धर्म, हिंदुत्व और अयोध्या में राम मंदिर। तो कांग्रेस किस मैनिफेस्टो को लेकर के आएगी? कांग्रेस हमेशा क्षेत्र में काम की है और कांग्रेस हमेशा उत्थान की बात करती है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो आ रही है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में आएगी, बेरोजगारी के क्षेत्र में आएगी, किसानों के हित में काम करेगी और मेन मुद्दा है कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको हमारे मेन मुद्दा में हम लेके आ रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो अगर हमारे जो नौजवान और शिक्षित बच्चे हैं जो भटक रहे हैं आज तक, उनको रोजगार की तलाश है, आज रोजगार नहीं मिल पा रही है,
पकौड़ा तलने के लिए मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तलें, तो पकौड़ा तलने में काम चल जाएगा। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन करे, कांग्रेस को सपोर्ट करे, और आने वाले समय में कांग्रेस हमेशा गरीबों की सरकार थी, गरीबों के लिए लड़ती थी, गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए संघर्ष कर रही है। आज देखिए हमारे देश में राहुल गांधी न्याय यात्रा के लिए निकल पड़ी है और उनकी न्याय यात्रा में इतनी जबरदस्त भीड़ हो रही है, सारी जनता उनके साथ में है। अभी पिछले चुनाव में भी जनता साथ में थी। ये तो ईवीएम का घोटाला है, जो ईवीएम के माध्यम से हमारे सारे वोटों को हैक कर लिए हैं और रिजल्ट जो हमारे खिलाफ हो गया है। नहीं, आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, तीनों राज्यों में हमारी सरकार होती, छत्तीसगढ़ में भी होती, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सभी जगह हमारी सरकार बनने वाली थी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आप हमारा सपोर्ट करिए। आप सभी मीडिया वाले भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष आप काम करिए और हमारे जनता के खिलाफ आवाज उठाते रहिए और जनता का संदेश पहुंचाते रहिए, और हम सब आपके साथ में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री सिंह जी। और इस बार के होने वाले इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि 2024 का इलेक्शन मोमेंट कुछ बदला सा होने वाला है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, कभी ईवीएम को लेकर के प्रोटेस्ट किया जाता है तो कभी क्षेत्र की जनता को लेकर के, साथ ही साथ जो है तो यहाँ पर राम मंदिर, हिंदुत्व और कई सारी चीज़ों को लेकर के, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बना रखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी जो है तो हम बात करेंगे इस विषय को लेकर के कि वो कौन से नए मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जो है तो न्याय यात्रा लेकर के चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मूलभूत एजेंडों को लेकर के चल रही है। तो क्या आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ जो है तो इन्हीं 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें सिर्फ हिंदुत्व, सनातन धर्म और अयोध्या का राम मंदिर, जिसे अफरा तफरी में अभी हाल फिलहाल कहीं ना कहीं पर जो है तो देखा गया कि किस तरह से जो है तो राम मंदिर को लेकर के भी जो है तो इन्हें जल्दबाजी पड़ी हुई थी। जबकि अगर राम मंदिर की अगर हम बात करें तो हो सकता था कि श्री राम नवमी के समय पर भी उसका लोकार्पण किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, खैर आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह का इलेक्शन मोमेंट बनने वाला है और क्षेत्र की जनता क्या करने वाली है, किस तरह किसकी तरफ जाएगी, क्या उसका परिणाम आने वाला है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।